we begin the next session. We all tell stories in order to live. There's a popular quote. We love stories, we live on stories. Each one of us have something to say in the form of stories. So without much further ado, let me invite on stage Anusha Rizvi, who's the moderator for Story as a Community Connect panel. And joining her on the panel is Rajshekhar Vyas from All India Radio, Richa Anirudh from Big FM, RJ Piyush from Radio Nasha, RJ Saurav from Red FM, RJ Tina from My FM. Please give them a huge round of applause. Hi, I'm going to start with Mr. Rajshekhar Vyas, who is an internationally renowned writer, editor, director, and producer, who has written more than 63 books and produced and directed more than 2,000 short films and documentaries on various subjects. At present, he is the head of the national channel of Doordarshan. Ms. Richa Anirudh. Richa is an Indian journalist, RJ, news editor, and author. One of the most popular faces of television, she hosts the reality show Big Heroes at Big FM. RJ Piyush. RJ Piyush is the RJ at Radio Nasha, known for his versatility and humor. Piyush greets the city on a high note with his morning show. Saurabh is a leading RJ at Red FM. Saurabh is very popular among his listeners for his morning talk show, Morning Number One. And I have Tina with me here, who's a known voice in Tier 2 and 3 cities in Madhya Pradesh. Tina is also a radio jockey for the past 14 years. She hosts a breakfast show, Salam Bhopal, on My FM in Bhopal. Welcome everyone, and I will begin grilling you by asking the most important and first question is, what is the importance of storytelling in your profession? Mr. Vyas, can we begin with you, please? देखिए अनुषा, मेरा व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानना है, और मेरा मानना ही नहीं, दुनिया के तमाम साहित्य में ये लिखा हुआ है कि अक्षर जो है जिसका शरण न हो, शब्द जो है ब्रह्म है। और हमारा देश कथा कहानियों का देश रहा है। हर पौराणिक कथा में आकाशवाणी जरूर होती थी। अब आकाशवाणी पे कथाएं होती है, पर पौराणिक कथाओं में आकाशवाणी होती थी। अब आकाशवाणी का कंट्रीब्यूशन जब से जन्मा है, आपको यह आश्चर्य होगा कि आकाशवाणी के जन्म के साथ कथा कहानियों का स्रोत जुड़ा। भारत में सबसे पहला प्रोग्राम, अब तो पत्रिकाओं के नाम हो गए, कथा देश, आकाशवाणी करता था, जिसमें कथाकार खुद आकर के अपनी कहानियाँ पढ़ते थे। मन्नू भंडारी क्या, राजेंद्र सिंह बेदी क्या। राजेंद्र सिंह बेदी की मशहूर कहानी सिर्फ एक सिगरेट। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि धर्मवीर भारती का नाटक अंधा युग सबसे पहले रेडियो नाटक है। वो रेडियो के लिए लिखा गया था। वो बहुत डरे डरे गए थे हमारे प्रोड्यूसर लक्ष्मीनारायण मिश्र के पास कि सर मैंने एक रेडियो नाटक लिखा है। उन्हें नहीं मालूम था कि अंधा युग एक लीजेंड हो जाएगा। ये रेडियो पर मंचित हुआ है। तो तमाम महान कृतियाँ रेडियो पर, आपका बंटी आई है, और लोग आमंत्रित श्रोताओं के सम्मुख बैठकर सुनते थे। आमंत्रित श्रोता बीच में प्रश्न भी पूछ सकता था कथाकार से कि आपने इस पात्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, या इस पात्र के साथ वैसा मोड़ क्यों नहीं दिया, आपने प्रेम कहानी में यह मोड़ क्यों नहीं। आपका बंटी पहले रेडियो पर पढ़ी गई है, फिर दूरदर्शन पे मंचित भी हुई है, और फिर मशहूर कथा में बदल गई आपका बंटी, मन्नू भंडारी की कहानी। तो रेडियो की एक बहुत पुरानी परंपरा, आज भी आपने रात के प्रोग्राम सुने होंगे, बहुत सारे गीतों भरी कहानी, ये छाया गीत, वो कहानियों के माध्यम से। और गीत तो अब गूंथने लगे मुझे लगता है, क्योंकि अब शब्द कम पड़े, कहानियाँ कम पड़ी। अब इधर जैसे ऋचा बता रही थी, बायोपिक का दौर आया, सत्य कथाओं का दौर आया, और लोग किसी की रियल लाइफ में खोजने लगे कि कोई प्रेरणा मिले। मसलन जब बात चली तो मैंने कहा सबसे पहले दूरदर्शन ने उड़ान बनाया था, बहुत लोगों को उससे प्रेरणा मिली। खुद ऋचा ने सब बहुत प्रोग्राम किए जिंदगी लाइव में, असंख्य लोगों को उससे प्रेरणा मिली। बता रही थी सुपर 30 आनंद कुमार सबसे पहले ऋचा लाई थी, बाद में अब फीचर फिल्म के रूप में आया। लेकिन ये आकाशवाणी में भी जैसे छपाक वाली जो नायिका है, एसिड अटैक की, हमारे यहाँ इनकी रियल स्टोरी आई है पहले, और वो अवार्ड विनिंग प्रोग्राम्स बने। तो कहानी शिल्प के रूप में आकाशवाणी ने बहुत पहले स्थापित कर दी थी। और आज भी मजे की बात, हमारे छोटे छोटे स्टेशन पर कथा वाचन के लिए, कहानी के पाठ के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाता है। कथाकार आते हैं, उनकी पाठक की स्वीकारता से ज़्यादा उसके श्रोता मौजूद हैं। तो मेरा मानना है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन या कोई माध्यम बिना कहानी के चल ही नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य है तो कहानियाँ उसके साथ शुरू हो जाती है। कई लोग मजाक में कहते हैं जैसे ईश्वर ने सृष्टि की संरचना की तो
प्रकृति बनी, चांद तारे बने, बगीचे बने, फूल पौधे बने, इंसान बने और उसके साथ कहानियाँ शुरू हो गई। एक इंसान के साथ ही कहानी शुरू होती है, पर उस कहानी के जन्मने, कहानी के मरने, कहानी के बीच में, और आज के जो बच्चे हैं वो किसी भी फीचर फिल्म से लेकर किसी भी स्टोरी के साथ जब अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं तो एकमात्र वजह यह है कि उसने बचपन में अपनी नानी दादी से कहानी सुनी हुई है, अपने घर के पुराने बुजुर्ग से जो कहानी सुनी है उससे उसको एकदम उससे जुड़ जाते हैं वो कि अरे ये कहानी तो मैंने बचपन में कहीं पढ़ी है। तो कहानियों का जो उद्गम है वो तो भारत के और दुनिया के संसार के प्राचीन साहित्य में मौजूद है। उसे हमारे रेडियो माध्यम पे सबसे पहले लाने का श्रेय भी आकाशवाणी को है और आज भी इस परंपरा को ज़िंदा रखने का श्रेय भी आकाशवाणी को है। और अब आपके साथ साथ नई पीढ़ी और नई चैनल के नए बच्चे, मैं खुद एक कथा कहानी हो गया हूँ इस तरह, तो पुरानी पीढ़ी का आदमी हूँ, आप लोगों ने मुझे बुला लिया। मैं तो दूरदर्शन में अपने जीवन के 37 साल दे चुका हूँ, लेकिन आकाशवाणी में अब जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कि मेरे यहाँ नेशनल प्रोग्राम ऑफ फीचर अपने आप में, जैसे एक प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर, उसमें हम उस सोल्जर की कहानी सुनाते हैं, उसके दुख दर्द की, उसकी पीड़ा की, उसकी लड़ाई की, उसके संघर्ष की, उसकी साथियों की, वो सारी कहानी लोग क्रमबद्ध सुनते हैं, वो कहानी रूप में ही आती है संदेश टू सोल्जर। तो आप पाएंगे कि कहानियाँ रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से लोकप्रियता जो पाई है, पाठक की स्वीकारता से ज़्यादा श्रोता तैयार करने की भूमिका करी, और ये इसलिए आज भी जिंदा है। पीयूष, would you want to comment on that? Would you आई agree थिंक with- सर ने काफ़ी कुछ बता दिया, बस वो हम प्राइवेट प्लेयर्स हैं और सर भीष्म पितामह कुछ फर्क पड़ता है इससे? कुछ नहीं फर्क बिल्कुल पड़ता है? फ़र्क बहुत पड़ता है। सी हम जिस सभ्यता से, जैसे सब बता रहे थे कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ से ही कहानियाँ पैदा हुई। लाइक पहले आप केव्स के उस पर देखते थे, रॉक पेंटिंग्स होती थी, उसमें कहानी कही जाती थी, फिर ओरली कहानी सुनाने का शुरू हुआ। हम पर्सनली, जैसे सर बता रहे थे कि हम छोटे थे तब से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। इट्स द मोस्ट पोर्टेंट थिंग टू एंगेज एनीबडी, एनी ह्यूमन बीइंग, आई बिलीव। और जब छोटे थे मुझे याद है मेरी बड़ी बहन को अगर दूध नहीं पीना होता तो मेरी माँ कहती थी अरे दूध पी लो नहीं तो खेत आ जाएगा, दैट्स अ स्टोरी। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, कहानियाँ चाहे वो रामायण हो चाहे महाभारत हो, सबकी कहानियाँ धीरे धीरे कर करके आती गई। वी आर जस्ट, व्हाट वी आर डूइंग इज ऑन रेडियो, वी आर जस्ट प्लेइंग विद द मोस्ट पोटेंट थिंग, the most potent weapon that we have. Everybody has tried on all the radio stations. We've tried different formats, but this is one thing that has always worked for everybody. Because obviously we are commercial radio. आप वो हर चीज़, वो हर किस्म का कंटेंट करना चाहेंगे जो कि ज़्यादातर लोगों को पसंद हो, ज़्यादा तक पहुँचे, और जब उन तक पहुँचेगा और पसंद होगा तो वो मोनेटाइजेबल होगा। ये इसका एक ये एंगल भी है मेरे ख्याल से। would you want to elaborate a little bit on private and public channels जो हैं, उसमें कोई फ़र्क है क्या इन स्टोरी टेलिंग्स में, और क्या आपकी चॉइस बदल जाती है कहानियों को लेके? दूसरा मेरा इसी से जुड़ता सवाल है कि क्या क्राफ्ट स्टोरी टेलिंग का बदल जाता है पब्लिक और प्राइवेट के बीच में? मेरे ख्याल से ये उतना ही बदलता है जितना आप और मैं अलग अलग इंसान हैं। आप कोई कहानी किसी और ढंग से देखती हैं, किसी और ढंग से महसूस करती हैं, मैं किसी और ढंग से देखता हूँ, किसी और ढंग से महसूस करता हूँ, तो मैं कहूँगा भी उसी तरीके से। हो सकता है कि कोई कहानी आपको बहुत छू गई हो और वो आपकी लिस्ट में पहली होगी। अगर आपको 10 कहानियाँ बतानी है तो पहली ये होगी, दूसरी होगी, और जो उतना अपील नहीं की है वो शायद 8वें 9वें 10वें नंबर पे हो। द सेम वे आई थिंक स्टोरी टेलिंग एज फार एज द AIR एंड द प्राइवेट रेडियो स्टेशंस इज कंसर्न्ड, इट्स मोर और लेस द सेम। ये उतना ही अलग है जितना कि लोग अलग अलग होते हैं, जितना महसूस करते हैं, क्योंकि हर स्टोरी टेलर का एक अपना यूनिक आइडेंटिटी होता है और वो अपनी आइडेंटिटी को उस कहानी में पिरो करके ही कहानी कहता है। सो इट्स, आई थिंक अलग अलग भी है लेकिन एक जैसा भी है। Would you like to comment on this? आप प्राइवेट और अगर मैं AIR की बात करूं, बस एक छोटा सा डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस, एक ये चीज़ हो जाती है प्राइवेट चैनल्स में। अब जब स्टोरी टेलिंग वाले जो शोज़ होते हैं स्पेसिफिकली, वो कहीं ना कहीं हम गानों के साथ बहुत खूबसूरती से वीवन करके वो कहानी आगे बढ़ती है। सो जैसे माय FM पे वी हैड दिस शो जिसमें कहानियाँ जो आगे बढ़ती थी वो कहीं ना कहीं वो किसी एक बॉलीवुड की सिचुएशनल उस सिचुएशन पे फिट बैठते, गाने के साथ बैठती थी, तो कहीं ना कहीं लोग रिलेट करते हैं उसके साथ में। एंड आई अग्री विद बोथ दी जेंटलमैन, मैं दोनों के साथ अग्री करूँगी कि किस्सा गोई तो हम हिंदुस्तानियों के खून में होती है बचपन से। सो बचपन में जो माँ हमारी शायद पहली स्टोरी टेलर होती है,
वो वहाँ से आगे बढ़ते 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 वो सबसे ज़्यादा वाकई में आई एग्री विद हिम एज वेल कि वो सबसे ज़्यादा पोटेंट चीज़ है हमारे लिए. So More or less, what we are getting to know from everybody is that storytelling is something very very basic, और उसको as a tool जो आप इस्तेमाल करते हैं, you agree with, आप दोनों agree करते हैं इस चीज़ से. So would you want to elaborate? Yeah, sorry. बेसिकली मतलब ज़्यादातर पॉइंट्स कवर कर लिए हैं राजशेखर जी ने, पीयूष ने. उसमें जो नहीं, लेकिन उन्होंने जो बोला मेरे ख्याल से उन्होंने समराइज़ कर दिया कि कहानी क्या है और कहाँ से शुरुआत हुई, उद्गम कहाँ से हुआ. लेकिन अगर कहानी की बात करें रेडियो के सेंस में, एक तो हम कहानी पढ़ते हैं, पढ़ने का एक तरीका होता है, कहानी सुनने का एक तरीका होता है. और जो पढ़ी हुई कहानी है अगर आप वो रेडियो पे सुनाने की कोशिश करें तो ज़रूरी नहीं है वो हमेशा वर्क करेगी, क्योंकि वो रीडर के हिसाब से लिखी गई है. और उसी चीज़ को जब आप सुनाएं, उसमें साउंड मिक्स करें, हम मतलब मैं तकरीबन पिछले 20 साल से सुनता आ रहा हूँ, रेडियो इज थिएटर ऑफ माइंड, बड़ी पेशे लाइन है. वो लाइन बिल्कुल फिट बैठती है कि आप हवा की या पानी की वो साउंड्स क्रिएट करते रहें. मैंने एक गाना पे मैंने एक 3 सीज़न लिखे थे कहानीबाज के नाम से, जो आशीष विद्यार्थी ने नरेट किए हैं. उसमें वो इतनी खूबसूरती से वो चीज़, वो थ्रिलर या हॉरर स्टोरीज में इतने अच्छे से निकल कर आया है जो आपको शायद पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता. तो कहानी, और जहाँ तक मोमेंट्स की बात है, कहानी तो हर मोमेंट में, हर छोटी छोटी चीज़ में कहानी छुपी हुई है. आप रेडियो की बात करें तो रेडियो कोई मॉर्निंग शो करता है तो वो भी एक कहानी के बारे में बता रहा है कि एक न्यूज़ हुई है. न्यूज़ इज़ ऑल्सो स्टोरी. बॉलीवुड की भी जो स्टोरीज होती हैं, ट्रिविया होती है, उसको आप कैसे पिरोते हैं शब्दों को और कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. नहीं तो कहानी तो मेरे ख्याल से हर इंसान जानता है, कहने का तरीका, नरेशन जो होता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. अनुषा, हम जिस चैनल को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बिग एफएम, उसके जो 3 शोज़ अगर हम कहें तो तीनों दे आर अराउंड स्टोरी टेलिंग. नीलेश कहानियाँ सुनाते हैं, अनु कपूर जी सुहाना सफ़र में जब आपको लेके चलते हैं तो कहानियाँ सुनाते हैं कि उस साल दिलीप कुमार साहब ने ऐसा क्या कहा, इससे कहा वो बड़ी दिलचस्प तरीके से, वो अगेन द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग. और मैं जो करती हूँ बिग हीरोज़, अब अगर बिग हीरोज़ की बात करूँ और अपने करियर की बात करूँ तो मेरी ज़िंदगी के पिछले 14 साल सिर्फ कहानियाँ सुनाते ही निकल गए, चाहे वो टीवी पे ज़िंदगी लाइव हो, बिग एफएम पर बिग हीरोज़ हो, या ज़िंदगी विद रिचा यूट्यूब पर हो. मेरा थोड़ा सा फ़र्क ये है कि जो कहानियाँ मैं सुनाती हूँ इन तीनों मीडियम्स पर, वो सच्ची कहानियाँ हैं, रियल लाइफ स्टोरीज़. तो मैं आपसे उसके इम्पैक्ट की बात कर सकती हूँ. जैसे सुपर 30 का मैं जब वहाँ कह रही थी कि 2010 या 11 में, तब आनंद सुपर 30 के बारे में इतने लोग नहीं जानते थे जब हमने उनके साथ शो किया, और आज वो इतनी बड़ी स्टोरी बन गए हैं. अच्छा, मैं इसी जो तुम बात कर रहे हो उसी से मैं, मुझे एक बस एडिशनल ये पूछना है तुमसे कि बिटवीन रियल स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स फिक्शनल स्टोरीज, द स्पर ऑफ एक्शन इन द सिटीजनरी और द पीपल जो कम्युनिटी कनेक्ट की हमने बात की, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे जब हम लोग बिग हीरोज़ करते हैं. जैसे तो बिग हीरो का मैं बता देती हूँ, इट्स अबाउट वो लोग जो बिल्कुल रियल हीरो सोसाइटी के, कि खुद के पास कुछ नहीं है शायद, लेकिन जाके पेड़ लगा रहे हैं, या स्लम्स में चाहे हफ्ते में 2 दिन निकाल के झुग्गियों के बच्चों को जाकर, तो वो मेरे बिग हीरो होते हैं. हर बिग हीरो की कहानी सुनाते सुनाते और मैं पूछती हूँ क्या करते हैं, संघर्ष कैसा है, आपका अपना खर्चा कैसे चलता है, होता है, और लास्ट में हम पूछते हैं कि आपकी कोई मदद करना चाहे. सिंस इट्स अ नेशनल शो, यू वोंट बिलीव, मेरा हर बिग हीरो मुझसे कहता है कि मैडम शो खत्म होते होते, मतलब जैसे ही हमारा नंबर चला इतने फ़ोन आ गए, और कश्मीर से कन्याकुमारी, डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क ऑफ द चैनल, बोले इतने फ़ोन आए और हमारे पास एक्चुअली कि हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, लोग फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए तैयार हैं. इसी तरह से जब हम मोटिवेशनल स्टोरीज़ की बात करते हैं, अगर मैं एक बच्चे की कहानी दिखाती हूँ कि अभी हमने रिसेंटली एक इंटरव्यू किया जिसमें उसके बच्ची के, बनारस की लड़की है, उसके फादर ऑटो चलाते थे, 5-6 भाई बहन हैं. 12th तक आते आते उसको लगा कि मेरे पास तो अब मुझे इंजीनियर बनना है लेकिन पैसे नहीं है. कोइंसिडेंटली वो सुपर 30 में ही गई, उसने IIT क्लियर किया, अब वो L&T में जॉब कर रही है. तो आज मुझसे दोपहर में एक जगह में गई तो किसी ने कहा कि इन कहानियों से क्या मिलता है. मैंने कहा मुझे इन कहानियों से मिलता है ये फीडबैक कि आप चाहे यूट्यूब पर कहीं पर देख लें, बच्चे कहते हैं कि अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. तो अ स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इट बिकम्स वेरी पावरफुल अगर वो कहानी, एक बच्चे की कहानी हज़ारों और बच्चों को ये उम्मीद दे पाए कि कोई बात नहीं, मेरे पापा कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, कोई भी काम करते हैं, मैं इंजीनियर, डॉक्टर, IAS ऑफिसर बन सकता हूँ. और इस देश में मुझे लगता है ऐसी कहानियाँ सुनाई जाना, क्योंकि आजकल इतना हमारे आसपास जितना सिर्फ नेगेटिव बातें हो रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हम जब बिग हीरो कर रहे हैं या कोई भी और कहानी जब हम सुनाते हैं और वो पॉजिटिव होती है, आई सी दैट इम्पैक्ट इन चिल्ड्रन, इन ग्रोन अप पीपल. मुझे कई बार अब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिलते हैं जो ये कहते हैं
कि हम जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था या साधन नहीं थे, तब वो आपका एक ज़िंदगी लाइफ देखा था जिसमें आपने दिखाया था कि बिहार के एक मजदूर के बेटे ने यूपीएससी किया, तो हमें लगा दैट वाज। सो मुझे लगता है कि आज की डेट में रेडियो के ऊपर ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा रेडियो पे आऊँगी कि इट्स अ वेरी इंटीमेट मीडियम। टीवी पे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें दिखी, अच्छा फ्रेम कैसी है, लाइटिंग कैसी हुई है, एंकर का मेकअप कैसा हुआ है, कपड़े कैसे हैं। रेडियो जब कोई सुन रहा है, सौरभ नोज दिस बेटर, ये लोग ज़्यादा, मतलब मैं तो रेडियो में अपने आप को बहुत नया मानती हूँ। इट्स अ वेरी इंटीमेट मीडियम, लोग सिर्फ आपको सुन रहे हैं, तो आप जितनी पावरफुल कहानियाँ उनको सुना पाएंगे, वो छाप मुझे लगता है टीवी या किसी और मीडियम से ज़्यादा गहरी छूटेगी। तो हम सबके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि हम जितना पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग कर पाएँ, दैट्स गुड फॉर द सोसाइटी। टीना, would you agree with that? Because तुम भी इसी में बहुत I deal करते हो real totally stories में. yes, real stories. There's a segment called आज कुछ अच्छा सुनते हैं stories in my show. So I started with fictional stories. जिसका इम्पैक्ट ऐसा होता था कि लोग फ़ोन करते थे कि आप वो कहानी सुनाती हैं, सोशल मीडिया पे DMs आते थे, आपने फला फला कहानी सुनाई थी, हमें बड़ी मोटिवेटिंग लगती है, अच्छी स्टोरीज़ हैं. सो आई स्टार्टेड डीलिंग विथ रियल लाइफ इंस्पायरिंग जो पर्सनालिटीज़ हैं. उसमें कुछ लोकल पर्सनालिटीज़ भी हैं. सो हाल ही में एक कैंपेन के लिए आई वॉज इन अ फंक्शन 2 अक्टूबर को. आई स्टिल क्लियरली रिमेंबर द डेट. सो अ लेडी वॉकड इन. वो एक दोना और पत्तल जो होते हैं वो लेकर के मेरे पास आई एंड शी सेड आप प्लीज़ अनाउंस कर दीजिए और एक बार अपने शो पे बोल दीजिएगा कि प्लास्टिक का चूँकि आप कैंपेन कर रहे हैं तो प्लास्टिक लोग ना करें, मैं ये प्रोवाइड कराऊंगी ऑन वेरी लो कॉस्ट. आई सेड ओके. तो मैंने वहाँ पे अनाउंस कर दिया सबके सामने. मैंने एक दिन शो पे भी उनको ले लिया. यू वुड वंडर 3 महीने के बाद, वो नवरात्र का टाइम था, नवरात्र वगैरह कंप्लीट हुए, 3 महीने के बाद आई मेट दैट लेडी एंड शी वाज लाइक थैंक यू सो मच. आई हैड अ बुकिंग अबाउट 35 to 40,000 ऑफ दोना पत्तल, क्योंकि नवरात्र के दौरान भंडारे होते हैं. इतने सारे लोग हमारे पास आए और उनसे चूँकि हम कम्युनिटी कनेक्ट की बात कर रहे हैं, जैसे रिचा ने कहा, तो वो कनेक्ट इतना बेहतरीन था कि मेरी ही कुछ लिसनर्स थी. दे केम फॉरवर्ड, दे सेड हम बर्तन बैंक बनाएंगे. हम ये दोने पत्तल का काम तो नहीं कर सकते, हमारे पास कारीगर नहीं है, तो हम बर्तन बैंक बनाएंगे, तो आप ये प्लीज़ अपने शो पे बोल दीजिए. सो नाउ दिस लेडीज़, ये 5-6 लेडीज़ हैं, उन्होंने कुछ 1000 बर्तनों का अपने सेविंग्स में से निकाल करके एक बर्तन बैंक बनाया. नाउ वो एक रोटेशनल बेसिस पे भोपाल में चलाती हैं. सो कहीं ना कहीं आप जो रेडियो पर बोल रहे होते हो, एज रिचा सेड, वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ती हैं और बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं, क्योंकि लोग सिर्फ आपको सुन रहे हैं उस वक्त. आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपकी कहानी कहने का लहजा जो है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाता है. मैं जैसे आपसे अभी ऑफ माइक बात भी कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, किस्सा गोई जो है वो हम सब लोगों के खून में है. रेडियो पे फ़र्क सिर्फ इतना हो जाता है जिस लहजे में हम लोग बात करते हैं, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं. This is a question to generally the entire panel. आपको क्या लगता है कि सिटी वाइज या जैसे टियर 2 और 3 टियर 3 सिटीज़, जो एक्चुअली अ टर्म आई जस्ट लर्न, उनके बीच में क्या स्टोरी सिलेक्शन की जब बात आती है तो क्या स्टोरी सिलेक्शन अलग है? या एक तरह से जब आप जो ख़ासतौर पे जब रिचा और टीना तुम दोनों बात कर रहे हो, वो इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ अ सिटीजनरी, तो आप उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग ऐसा है क्या है? अगर पॉजिटिव स्टोरीज़ की बात करूँ, उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है. आपको मोटिवेशन कहाँ से मिल जाए, यू नेवर नो. सो एक खान साहब हैं हमारे यहाँ, हम उन्हें स्वच्छता मैन बोलते हैं भोपाल में. वो गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखने की बात करते हैं. उनका ड्रेस उनकी वाइफ ने ऐसे ही सिलवा दिया, बोलते तुम रोज़ गंदा करके आते हो कपड़े, ये सड़क पे जा करके लोगों को करके आते हो. तो उन्होंने एक ग्रीन कलर का अटैच झोले हैं, एक ग्रीन कलर का हाफ ड्रेस है, हाफ ड्रेस ब्लू कलर का है. अब उनके साथ में IAS ऑफिसर्स भी जाते हैं संडे के संडे साफ़ सफाई करने के लिए. उनके साथ में स्लम्स के बच्चे भी इकट्ठे होते हैं, उनके साथ हाउसवाइफ्स भी जाती हैं. हम सिर्फ अपडेट दे रहे होते हैं शोज़ पर, सोशल मीडिया के ज़रिए. वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे होते हैं. तो हर वर्ग जो है सोसाइटी का, वो कहीं ना कहीं आगे आता है. इट्स जस्ट दी पॉजिटिव एनर्जी जो आप शायद एक फ्लोट कर रहे हो अपनी कहानियों के ज़रिए. यहाँ मैं ऐड करूँगी अनुषा, एक कहानी है महोबा में. एक महोबा, अब पता नहीं कितने लोगों को महोबा पता है, यूपी का एक बहुत छोटा सा टाउन है. वहाँ एक रोटी बैंक चलाते हैं कुछ लोग मिलकर कि शाम को आपके अलग अलग घरों से 2-5 रोटी जो आप फिक्स कर देंगे रोज़ ले लेंगे और जाके गरीबों को. और वो कहते हैं कि हमारे, और उस कहानी में बहुत खूबसूरत बात यह है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों लोग वहाँ के जो कोर मेंबर हैं. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. लेकिन महोबा की है, हमने बिग हीरो बनाया था. आज हम सुनते हैं दिल्ली में भी कोई रोटी बैंक बना है. आज देश के बहुत सारे शहरों में वो महोबा के रोटी बैंक, नॉट आई एम सेइंग कि सिर्फ हमारे शो से, बट कई जगह उनको कवरेज मिला जब उनकी कहानी दूसरी जगह गई.
तो मुझे लगता है अच्छाई को कहीं पहुंचाने के लिए ना शहर या कोई भी वो बाउंड्री नहीं क्रिएट करता है। नेकी की दीवार, एक कहानी बड़ी चली थी कि एक किसी छोटे से शहर में लोगों ने नेकी की दीवार, कि आपके जो काम की चीज़ नहीं आप वहाँ रख दीजिए, जिसके काम की होगी वो ले जाएगा। अब वो इतने शहरों में, मुझे 3 या 4 साल पहले याद है, मैंने पहले जो नेकी की दीवार का एक बिग हीरो किया था। अब हम लोग आए दिन सुनते हैं 5 रुपए में खाना। एक ये कहानी नोएडा में शुरू हुई थी, सेक्टर 29 नोएडा में, कि वो 5 रुपए में खाना देते हैं, आप जाइए, कोई और जाए, कोई भीख मांगने वाला जाए, वो 5 रुपए में आपको भरपेट खाना। अनूप खन्ना जी हैं, वो 5 रुपए की थाली वाला कॉन्सेप्ट अब चल गया है, बहुत सारे शहरों में शुरू हो गया है। सो आई थिंक पॉजिटिव स्टोरी टेलिंग, एज आई सेड, वो फैलती है। इट डजंट डिपेंड ऑन विच सिटी यू आर टॉकिंग अबाउट। या So Vyas, I would bring you in on this. आप एक नेशनल ब्रॉडकास्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जो जिसकी रीच का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटलेस रीच है, सबसे ज़्यादा रीच है, सबसे ज़्यादा पावरफुल मीडियम है। क्या आपको लगता है कि जब आप, क्या फ़र्क पड़ता है आपकी स्टोरी सिलेक्शन में, आपके एज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर? नहीं, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि देखिए, दुनिया में कहानियां तो कुल जमा 2-4 ही है, वही घूम फिर के आप देखिए, एक खूबसूरत बात कहूँ कि महाभारत आप पढ़ डालिए, फिर संसार का कोई उपन्यास पढ़िए, मैं संसार की बात कर रहा हूँ, किसी भी भाषा में लिखा हुआ, वो आपको महाभारत की मूल जन्मभूमि मिलेगा। आप वीसा खांडेकर का ययाति पढ़ लीजिए, दुर्गा भागवत का व्यास पर्व पढ़ लीजिए, धर्मवीर भारती का अंधा युग पढ़ लीजिए, शिवाजी सावंत का मृत्युंजय पढ़ लीजिए, या ताज़ा फिल्म यश चोपड़ा की कोई त्रिशूल उठा के देख लीजिए, दीवार देखिए, कहीं ना कहीं महाभारत का, उसकी कथानक की पृष्ठभूमि महाभारत से मिलेगी। हमारे यहाँ पंडवानी गायन होता था, तीजन बाई को सबसे पहले हम रेडियो पर लाए। एक अनजान सी महिला भारत में अचानक पंडवानी शैली में महाभारत सुना रही है। फिर उनका नाम भी दूरदर्शन और आकाशवाणी ने भेजा पद्मश्री के लिए, उन्हें पद्मश्री मिला, अब तो पद्म भूषण मिल गया है। अब वो एक बड़ा लोकप्रिय नाम है, लेकिन वो शैली थी मौजूद छत्तीसगढ़ में, महाभारत की कथा थी, पंडवानी शैली में गाती थी, वो लोगों तक पहुंची। इसी तरह अलाउदल हम लोग ढूंढ के लाए। तो कथानक जो कह रही, मैं तो उज्जैन से आता हूँ, मैं बहुत छोटा था तो महाकाल मंदिर में, ये शिवरात्रि आ रही, तो हमारे महाकाल मंदिर में दूर महाराष्ट्र के सुदूर गांव से कोई एक कानिटकर बुआ आते थे। हम स्कूल छोड़ के बच्चे वहाँ बैठते थे। मैंने अपनी महाभारत रामायण पढ़ी होगी बहुत बाद में, सुनी उनके मुंह से थी, बहुत अर्ली डेज की बात बता रहा हूँ, 70s की। वो इतनी शैली उनकी सुनाने की इतनी रोचक थी कि हम मंत्रमुग्ध होकर सुनते थे बच्चे। तो फिर भीम ने कहा, तो हम ऐसे आँख चौंधिया कर, और फिर द्रौपदी घर घर कर करके रोने लगी, तो हमारी बच्चों की भी आंखों में सब में आंसू आ जाते थे। उस आदमी की शैली इतनी रोचक थी, कानिटकर बुआ। और मैं बचपन में जैसे अपनी माँ से कहानी सुनता, तो माँ भी हमारी कहानियाँ धारावाहिक सुनाती थी, आधी कहानियाँ रोक देती थी, अब कल पैर दबाओगे तब सुनाऊंगी, पर उन कहानियों की रोचकता बरकरार रहती थी कि अब कल नल दमयंती हमको सुनना है, फिर राजा नल ने जुआ क्यों खेला था, तो माँ ने यहीं रोक दी आज कहानी, अब कल फिर पैर दबाते थे बच्चे तो फिर सुनते थे। जो आपने महत्वपूर्ण बात कही, मैं बहुत ही उम्दा बात बताना चाहता हूँ। जीवन दूरदर्शन को देने के बाद मैंने अपनी जवानी 18 साल की उम्र में करियर शुरू किया था, तो 1980 से मैं दूरदर्शन में हूँ और हज़ारों फिल्म बनाई, दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्रीज भरी पड़ी है। अभी अपने कैलेंडर में प्रसार भारती ने मेरी बनाई बहुत फिल्में डाली। मेरा ज़्यादातर काम भगत सिंह पर है, सुभाष पर है, क्रांतिकारियों पर है। मैं रेडियो को बहुत हेय दृष्टि से देखता था, सच मानिए। मुझे लगता था क्या है, तो साउंड है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर, हमने जीवन दूरदर्शन में दिया। हमारे यहाँ लाइट्स, एक्शन, कैमरा, ढिमका, ये स्क्रिप्ट लिखते हैं, रिसर्च, कमेंट्री, वॉइस ओवर, कितना काम है। ये क्या साले एक छोटा सा वॉइस ओवर ही तो करते हैं, साउंड का काम है। इनको बहुत हेय दृष्टि से देखता रहा। मैं जब यहाँ आया आकाशवाणी में तो सीधा एडिशनल डायरेक्टर जनरल होकर आया था। कुछ दिन मैंने अपनी कहानी किसी को दी बनाने को, बापू का दांत, मेरी बड़ी मशहूर कहानी है और वो सत्य घटना जो बहुत कम लोग जानते थे कि गांधी जी का एक दांत टूट गया, तो एक साहित्यकार ने, जैनेंद्र ने उसे बेचने की कोशिश की थी और ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और बापू तक ये बात पहुंची तो बापू पर क्या गुजरी। वो मेरी कहानी धर्मयुग में, कादम्बिनी में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में, ज्ञानोदय में बहुत जगह छपी हुई थी और छपने के अलावा मेरी पुस्तकों में मौजूद थी, पर वो किताबी रूप में थी। मैंने एक नौजवान को यहाँ दी कि इसको देखो, बना के देखो कैसी ये कहानी लगती है। बिलीव मी, मैं खुद कहानी सुनकर ऐसे रो पड़ा कि इसने तो जीवित कर दी। ऐसा लगता मानो बापू और मैं इस घटना के समय मौजूद था। उसने ऐसे साउंड इफेक्ट्स दिए। तो मुझे लगा कि रेडियो में जब फिर मैं प्रोडक्शन से जुड़ा इनके, तो मैंने पाया कि यहाँ अंधेरे में एक पूरे दृश्य को परिकल्पित करना, पूरा
पूरा इफेक्ट्स ये साउंड के जो देते हैं ना, ध्वनि का जो अद्भुत प्रयोग कि पानी का, बिजली का, आवाज़ का, स्वरों से ही, क्योंकि कथावाचन शैली में जैसे ऋचा कह रही है, हम लोगों ने सुना, सामने मौजूद है आदमी, वो कथा किस्सा कोई आप करते हैं, दास्तान, आदमी मंत्रमुग्ध बंधा रहता क्योंकि व्यक्ति भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो व्यक्ति उपलब्ध ही नहीं है, एक व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, और उसकी केवल आवाज़ से अभिनय का भी जादू आपको देखना हो तो ये जो हम लोग मोगली चलाते थे दूरदर्शन पे, उसको इन्होंने जंगल बुक, सर रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक अभी हॉलीवुड ने रिप्रोड्यूस की। अब भारत में जब आई तो हिंदी में इरफान वगैरह ने आवाज़ दी, ओमपुरी, जो हम लोगों के दूरदर्शन में भी बघीरा वगैरह तो ओमपुरी और वही नाना पाटेकर वगैरह बनते थे, बच्चों को याद होगा। तो जब यह सिनेमा घर में आई तो बल्लू की आवाज़, आपको ऐसा लगेगा इरफान ने आवाज़ अभिनय कर रही है, ये जादू, आवाज़ से पहली बार मैंने अभिनय का जादू देखा। तब मैं आकाशवाणी के प्रोडक्शन में घुसा और मैंने पाया कि ये लोग वाकई अंधेरे में एक पूरे दृश्य का कल्पना करके कैसे मनुष्य के मन में पहुंचते हैं। दूरदर्शन के पास तो विजुअल एक माध्यम है, मेरे पास दृश्य है जिसे देख के मैं स्टोरी रच देता हूँ या स्क्रिप्ट लिख देता हूँ। कमलेश्वर आते थे, मैं फिल्म बना लूँ तो मुझसे कहते राजा तूने पूरी फिल्म एडिट कर ली, म्यूजिक भी डाल दे, अब मैं भाषा लिख दूंगा। भाषा लिखना उनके लिए आसान थी, स्क्रिप्ट लिखना, क्योंकि आंखों देखा हाल सुनाने वालों के लिए भी दूरदर्शन में सामने दृश्य है तो वो ऑफ ट्यूब भी कर लेगा, ऑन ट्यूब भी, लेकिन रेडियो वाले के लिए कई बार बिल्कुल अंधेरे में तीर मारने की तरह है कि वो आँख का अनुपलब्धता में, हम लोग इसको ब्लाइंड मीडियम कहते थे मजाक में जब हमने अपना करियर शुरू किया, लेकिन अब मैंने देखा कि यहाँ ज़्यादा परिश्रम लगता है क्योंकि सीधे हृदय को छूने वाला माध्यम है, और जो बात हृदय से निकलेगी वो हृदय तक पहुँचेगी। जस्ट दैट सर, आप पहले नहीं हैं जिसने रेडियो को हे दृष्टि से देखा है, घर घर में देखा गया है। मैंने जब अपना करियर शुरू किया था तो 6 महीने बाद मेरे पिताजी मुझसे पूछते हैं, अच्छा हो गया, अगर आपका हनीमून पीरियड खत्म तो आप कुछ कर लीजिए काम, तो इट्स लाइक दैट। बट येस, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही मैंशन्ड, और वो ये है कि सौरभ ने बताया, हमें हाइजीन के तौर पर बताया जाता है रेडियो इज़ द थिएटर ऑफ माइंड। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है जब कहते हैं कि फलाना जो होस्ट है उसे एक टेक्निकल शब्द दिया जाता है रेडियो जॉकी। इट्स नॉट एक्चुअली रेडियो जॉकी, इट्स अ वॉइस एक्टर। एज सर सेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इमोट जब आपके सामने कुछ नहीं है, एक माइक है और एक आप कमरे में अकेले बंद हैं। दूसरा जो सर ने बताया, सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको एक कहानी में हवाई जहाज़ उड़ता दिखाना है और टीवी पे दिखाना है तो आपको हवाई जहाज़ लाना पड़ेगा, हमें हवाई जहाज़ नहीं लाना पड़ेगा। दैट्स द पावर ऑफ रेडियो। सो बहुत समय तक और पावर ऑफ रेडियो को समझिए आप कि सरकारें बन रही रेडियो पे। सबने अपनी अपनी कहानी बताई, जी हमने तो जी नल लगवा दिए, ये भी कहानी है, सत्य घटनाओं से प्रेरित है। हमने जी नल लगवा दिए, हमने जी बिजली ला दी, ये भी कहानी है अपने आप में, रियल लाइफ जो आज प्रेजेंट है वो कल की कहानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, दैट्स द पावर ऑफ रेडियो एंड दैट्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन रेडियो। एवरी वन ऑफ अस हु हैज़ एवर बीन अ पार्ट ऑफ रेडियो और इज अ पार्ट ऑफ रेडियो आर ऑल वॉइस एक्टर्स। वी आर जस्ट नॉट, वो जनरल क्लीशे टर्म है रेडियो जॉकी, मेरे ख्याल से मुझे उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस शब्द से। आपको तो अनुषा, क्या है, हम लोगों को एक ड्यूरेशन दिया जाता है, लिंक ड्यूरेशन, उसमें 1 मिनट में 2 मिनट में बोलना होता है, तो मेरे ख्याल से मेरा ड्यूरेशन काफ़ी कम रहा पूरे शो में। लेकिन हैविंग सेड दैट, द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज कि कहानी रेडियो पे या ऑडियो मीडियम पे, हम रेडियो तो हमने एक टर्मिनोलॉजी बना दी, अब वो डिजिटल ऑडियो है, चाहे वो अब नए किस्म का हो गया हो, चाहे वो स्पॉटिफाई हो गया हो, वो भी एक ढंग से रेडियो ही है। ऑडियो इज़ द प्रिंसिपल मीडियम। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की जनरेशन, हम सबको ये टाइम उतना नहीं मिलता जितना पहले मिलता था पढ़ पाने का, तो अगर पढ़ नहीं पा रहे तो कम से कम ऑडियो मीडियम के थ्रू आप अच्छा लिटरेचर जो है, चाहे वो जैसे कि सर ने बताया धर्मवीर भारती जी हों, कमलेश्वर हों, मोहन राकेश जी के नाटक हों, या फिर आप ओ हेनरी की स्टोरीज़ हों, और वर्ल्ड क्लास जितने ऑथर्स हों, पे राइट्स हों, उनकी जो लिटरेचर है आप नए जनरेशन तक बड़ी आसानी से पहुंचा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इट्स नेवर एन अपॉइंटमेंट लिसनिंग ऑडियो मीडियम में, तो इट इज़ ऑलवेज ओवरहर्ड, और चलते फिरते जो आप सुनते हैं वो आपकी मेमोरी में, आपकी याददाश्त में जल्दी रजिस्टर होता है। ये ऑडियो मीडियम की सबसे खास बात है। आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ कपल ऑफ थिंग्स, इसमें ये शामिल है। प्लीज गो अहेड एंड ऐड।
नहीं, मेरा ख्याल से मेरा लिंक ड्यूरेशन खत्म हो रहा है और शो का भी ड्यूरेशन खत्म हो रहा है। वो बिल्कुल घड़ी लेके सामने खड़ी हुई है। Hi, I'm really sorry about the short duration to everybody because I think we ran short of time. और मैं भी नई मॉडरेटर हूँ, so please forgive me. ये सिर्फ रेडियो के साथ नहीं, दूरदर्शन पर भी आप ये जादू कर सकते हैं। देखिए, हम 3 घंटे में फीचर फिल्म बनाते हैं। हमने डेडी काश बनाई। हम 3000 एपिसोड में भी रामायण महाभारत खत्म नहीं कर सकते। और आप कहें कि साहब 30 सेकंड में राजशेखर जी एक प्रोमो बनाना है जो बापू पर बने और 126 देशों में उसका प्रसारण होगा, मैन ऑफ द मिलेनियम, एंड यू शुड से विद इन 30 सेकंड। मैंने एक जादू किया, आप देखेंगे कि वो रेडियो पे नहीं कर सकता था। मैं एक कार्टूनिस्ट रंगा को पकड़ के लाया, पेन बॉक्स पे हमने अजीब से शक्ल बनाई, जी फॉर जेनरसिटी, ए फॉर एजिटेशन, एन फॉर नॉन वायलेंस, एच फॉर ऑनेस्टी, डी फॉर डेडिकेशन, आई फॉर इंटीग्रिटी। बापू का नाम बार बार बापू में ही बदल जाता है, पर वो केवल 20 सेकंड में। या आपने देखा होगा एक छड़ी आती थी, द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस मैन, वो और 10 सेकंड का खेल। तो कम से कम लफ्ज़ों में भी बात कह सकते हैं। मैंने भगत सिंह पे लगभग 23 किताब लिखी होंगी। उसको समअप करते हुए एक खूबसूरत मुक्तक लिखा था मेरे कॉलेज के दिनों में। मुझे वो पंक्ति याद आई, जो रखोगे ना याद वो निशानी हूँ, जो रखोगे ना याद वो निशानी हूँ, जो कहोगे भी ना वो किसी से वो कहानी हूँ, सारी दुनिया से जो ना संभल पाया मैं आँख का वो एक बूंद पानी हूँ। Thank you everyone. That will be it.